तो इंडेस 109 ने बोला कि फिनेंशियल असेट में ये चीजें इंक्लूड होगी। वन इज कैश। आप बुक देखोगे, फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ कैश। अच्छा, कैश के बारे में ऐसे बोला जाता है कि अगर अपने पास कैश है तो किसकी बुक में लायबिलिटी है? किसी की बुक में लायबिलिटी नहीं है। एज सच डेटर क्रेडिटर, एक के असेट है दूसरे के लायबिलिटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल, एक के असेट है दूसरे की इक्विटी है। लेकिन कैश के बारे में तो ऐसा बोल नहीं सकते। तो कैश के बारे में बोला था आरबीआई की बुक्स में लायबिलिटी है, बिकॉज आरबीआई बोलता है हम जिसके पास भी ये रुपया है उसको उतना रुपया देने का वचन देते हैं। तो इसको उस तरह से नहीं भी अगर समझ में आए कि कैश किसका बुक्स में लायबिलिटी है तो इग्नोर कर दो और बोलो कि कैश इज ए फिनेंशियल असेट, अलग से डिफाइंड। और अगर कोई बोले किसकी बुक में लायबिलिटी है, बोलना ही पड़ेगा तो आरबीआई की बुक्स में लायबिलिटी है। अब आइए, पहला फिनेंशियल असेट हो गया, फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ कैश। 6 पार्ट है, 6 डेफिनेशन है, माना देयर आर 6 आइटम्स विच आर इंक्लूडेड इन फिनेंशियल असेट। तो पहला इज फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ कैश। दूसरा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। तो हम लोग तो सबसे पॉपुलर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसी को जानते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर एंटिटी। हम लोगों के लिए तो यही सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट फिनेंशियल असेट है, नहीं? उसके बाद तीसरा आया, देखो बोर्ड पे। अच्छा, बोर्ड पे देखते जाओ, बुक में देखते जाओ, लिखा ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश ऑब्लिक अ फिनेंशियल असेट। तो ऑब्लिक ए फिनेंशियल असेट को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर मारो। आप खाली बोलो फिनेंशियल असेट कंप्राइजेज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। तो व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश? डेटर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। How does debtor gives a contractual right to receive cash? क्योंकि डेटर से पैसा मिलने का हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, सो दैट्स ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। आप इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर देख लो, डू यू हैव और डोंट यू हैव द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। चौथा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज। क्या बोला? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू एक्सचेंज एफए ऑब्लिक एफएल इन फेवरेबल टर्म्स, माने अंडर फेवरेबल टर्म्स। A financial instrument is a contractual right to exchange financial asset or financial liability with another entity under favorable terms and conditions. 10 मिनट के बाद क्या बोला, फिर से बोलो। Financial asset comprises of contractual right to exchange FA oblique FL with another entity under favorable terms and conditions। मतलब ये कि तुम्हारे पास एक ऐसा चीज है जो तुमको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट देता है। तुमको या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से क्या होगा, या तो तुमको एक फिनेंशियल असेट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फेवरेबल टर्म्स। फेवरेबल टर्म्स डजंट मीन प्रॉफिट। फेवरेबल टर्म्स मीन्स या तो तुमको उसके बदले एक दूसरी फिनेंशियल असेट मिलेगी, तुम एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर एक तुम्हारी फिनेंशियल लायबिलिटी रेड्यूस हो जाएगी। सो यू हैव ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट which you can exchange, mean you have an instrument that gives rise to a contractual right which you can exchange, yeah, through that contractual right you can exchange it to get another financial asset or to settle or reduce another financial liability। इसका बेस्ट एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स।
तो अगर आपके पास कन्वर्टिबल डिवेंचर है, बुक बाद में बेटा, अभी बुक बाद में जब मैं बोलूं पढ़ने के लिए तब, अगर आपके पास कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो आपके पास क्या चीज का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है? आपको बदले में इक्विटी शेयर उस कंपनी का मिल जाएगा। तो फिनेंशियल असेट मिलने का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हुआ कि नहीं? और अगर आपने अपनी कंपनी का ओन डिवेंचर में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स, आप अपनी कंपनी का डिवेंचर में इन्वेस्ट करके रखे हो, तो जब वो ओन डिवेंचर का अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, माने आपका इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, आपका डिवेंचर लायबिलिटी साइड में, जब चाहो आप उस इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर को लायबिलिटी के कम करने के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज FA/FL ऑफ अनदर एंटिटी या फ्रॉम विथ अनदर एंटिटी अंडर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बार ABCD करके इन चारों को पढ़ लो। कन्वर्टिबल डिवेंचर को C और D दोनों में सेट कर सकते हो। बिकॉज इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल असेट और इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज, नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट अंडर फेवरेबल टर्म्स। मैंने आपके इंस्ट्रूमेंट को आप बदले में दूसरा फाइनेंशियल असेट ले सकते हो अंडर फेवरेबल टर्म्स, तो उसको दोनों में सेट कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर सबसे कंफ्यूजन वाला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, ई नंबर, और कोशिश करके समझना। ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, पलट लो पेज। फिनेंशियल असेट इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट माने नो ऑप्शन फ्यूचर। ऑप्शन और फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं, आपको मालूम है। डेरिवेटिव्स का अकाउंटिंग हम लोग इस इंडेस में पढ़ेंगे। तो मैंने बोला फिनेंशियल असेट इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ योर ओन इक्विटी शेयर्स। मतलब अपना इक्विटी शेयर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बोर्ड पे देखो, पहले एग्जांपल बाद में पढ़ना। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो नॉन डेरिवेटिव नेचर का है, माने प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ऑप्शन फ्यूचर नहीं है। ऑप्शन फ्यूचर नाम तो सुना ही है, वो नहीं है। प्लेन कॉन्ट्रैक्ट है, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बदले में आपको अपना ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला है। फिनेंशियल असेट इज ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसके बदले में आपको अपना ओन इक्विटी शेयर मिलने वाला है, बट वेरिएबल नंबर में मिलने वाला है। मतलब आपको नहीं मालूम कितना मिलने वाला है, बस मिलने वाला है। क्योंकि अगर फिक्स्ड नंबर में आपको इक्विटी शेयर मिलने वाला रहे ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। बताएंगे आपको इसका मतलब, 2 मिनट रुक जाना, बस इसको समझाते ही फिर इसको समझाएंगे, ठीक है। और अगर फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट हो जाता है पास ना, तो हम लोग फिर उसको फिनेंशियल एसेट नहीं बोल करके उसको बोलते इक्विटी ट्रांजैक्शन। तो 2 मिनट हमको इसमें टाइम दो,
मैं पहले आपको कॉन्ट्रैक्चुअल क्या बोले हम, नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू गेट योर ओन इक्विटी शेयर्स ऑफ वेरिएबल नंबर। एक बार पढ़ो उसको। ए नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट टू रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स, वेरिएबल नंबर ऑफ आवर ओन इक्विटी शेयर्स। मान लो ए लिमिटेड हम लोग हैं, हम लोग किसी को 100 करोड़ रुपया दिए, नाम था उसका बी लिमिटेड या बी। हम लोग एंट्री मारे बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 करोड़। मार दिए उसको। हम लोग बोले आज के 6 महीना बाद, ए लिमिटेड बी को बोला कि आज के 6 महीना के बाद ए लिमिटेड का बाजार में जितना भी प्राइस रहा, मार्केट प्राइस, उतना शेयर बी ए लिमिटेड को दे देगा। बी के पास बहुत शेयर है ए लिमिटेड का। बी इज ए बिग इन्वेस्टर इन द कंपनी ए लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ने बी को 100 करोड़ रुपया दिया, उसको जरूरत था, बी को मांगा था, वो 100 करोड़ रुपया दिया और बोला जितना माने 6 महीना के बाद मेरी कंपनी का मार्केट प्राइस अगर 250 रुपीज हुआ तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 250, 0.4 करोड़ शेयर तुम हमको दे देगा। अगर 500 रुपया हुआ तो 0.2 करोड़ शेयर तुम हमको दे देगा। बोलो डिवाइड करके। सुन लिए। इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन हो जहां पे हमें कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपनी कंपनी का मिलेगा, ओन इक्विटी शेयर, हम लोग किसी को पैसा दिए, बदले में हमको हमारी कंपनी का इक्विटी शेयर मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमें कितना इक्विटी, हम कितना पैसा दिए वो हमको मालूम हो तो ऑब्वियसली मालूम रहेगा हम दिए, लेकिन हमको कितना शेयर मिलेगा वो हमको अगर नहीं मालूम, तो फिर हम जो पैसा दिए हैं उसको फिनेंशियल असेट बोलेंगे। Because we are entitled to receive our own equity shares, but the number of equity shares we don't know, so we'll get variable number. We'll not get fixed number of equity. We can't say इतना शेयर हमको मिलेगा। तो फिर हम लोग इस 100 करोड़ रुपया को एक फिनेंशियल असेट बोलेंगे। अब तुरंत आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये क्लियर रहे कि हम आपको 100 करोड़ रुपया दिए, ए लिमिटेड ने बी को 100 करोड़ रुपया दिया और बी बोला हम आपको 6 महीना बाद मेरी ए लिमिटेड का 0.4 करोड़ इक्विटी शेयर, इग्नोर द मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट प्राइस हो हम आपको 0.4 करोड़ इक्विटी शेयर दे देंगे, हम आपको 40 लाख इक्विटी शेयर दे देंगे, फिक्स है। तो ए लिमिटेड गेव बी लिमिटेड को 100 करोड़ रुपया और बी लिमिटेड विल गिव बैक 0.4 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिमिटेड ओनली। तो ये बाईबैक जैसा हो गया कि हम 100 करोड़ रुपया दे के 40 लाख शेयर खरीद लिए, इसका पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। शेयर प्राइस के मूवमेंट का इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट। मैंने जो पैसा दिए उसका अमाउंट फिक्स्ड है और कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिलेगा उसका नंबर भी फिक्स्ड है। तो दोनों अगर फिक्स्ड है तो फिर इसको इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलेंगे, फिनेंशियल असेट बोलेंगे ही नहीं। तो सर फर्क क्या हो जाएगा? अगर आप फिनेंशियल असेट बोलोगे और अगर आप इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलोगे तो दोनों में फर्क क्या है? अगर मैं फिनेंशियल असेट बोला तो मैंने लिखा फिनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 करोड़
और फिर फिनेंशियल एसेट का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस चलेगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, आप सीखोगे उसको। क्लियर? और अगर मैं इक्विटी बोल दिया इसको, तो मैं लिखूंगा इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसके बाद फिर इसके अंदर कुछ करना अलाउड नहीं है। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस बाईबैक के जैसा कुछ दिनों के बाद कम हो जाएगा। जब 40 लाख शेयर हम लोगों को मिल जाएगा ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाई 4 करोड़ रुपया, 0.4 40 लाख इंटू 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी डेबिटेड या रिजर्व्स एंड सरप्लस विल बी डेबिटेड बाई 96 करोड़ रुपीस आफ्टर 6 months। टिल दैट टाइम इक्विटी को डेबिट करके रख देंगे, माइनस करके रख देंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे ही नहीं। इट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन एंड इट विल रिड्यूस आवर इक्विटी एज इफ इट इज ए बाईबैक कमिटमेंट टू बी कंडक्टेड 6 months लेटर। हाँ, बाईबैक एंट्री नहीं मारेंगे, कैपिटल और रिजर्व को रिड्यूस आज नहीं करेंगे। इक्विटी टू बैंक लिख रहे हैं, बट इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक नहीं लिख रहे हैं। इक्विटी में नेगेटिव करके दिखा रहे हैं, पर इंडिविजुअल आइटम को अभी रिड्यूस नहीं करेंगे, 6 महीना बाद रिड्यूस कर देंगे। समझे क्या फर्क है? तो अगर दोनों लेग फिक्स्ड है, जो पैसा देने वाले हैं हम या दे चुके हैं हम, और जो शेयर मिलने वाला है हमें, अच्छा ये ओन इक्विटी शेयर के लिए रूल एप्लीकेबल है, दूसरा इक्विटी शेयर के लिए रूल एप्लीकेबल ई एंड एफ जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो सिर्फ ओन इक्विटी शेयर के लिए है। बाकी दूसरा किसी भी कंपनी का इक्विटी शेयर आपको मिलने वाला रहे, चाहे वो फिक्स्ड रहे चाहे वो वेरिएबल रहे, वो फिनेंशियल एसेट ही रहेगा। नहीं समझे क्या बोला? लेकिन अगर ओन इक्विटी शेयर में ट्रांजैक्शन हो और दोनों लेग फिक्स है, जो दिए वो फिक्स है, जो लेंगे वो भी फिक्स्ड है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इंस्ट्रूमेंट इज पासिंग और हैज पास्ड द फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट, सो इट इज एन इक्विटी ट्रांजैक्शन, नॉट ए फिनेंशियल एसेट और लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का बात बाद में करेंगे, नॉट ए फिनेंशियल एसेट बोलो ना एक बार। डिड यू गेट द पॉइंट? अब अगर ये फिनेंशियल एसेट है तो फिर ये एफवीटीपीएल बनेगा, एफवीटीओसीआई बनेगा, या फिर अमोटाइज्ड कॉस्ट। याद है 3 नाम आज ही पढ़ेंगे, तो या तो वो एफवीटीपीएल बनेगा या एफवीटीओसीआई बनेगा या अमोटाइज्ड कॉस्ट बनेगा। लेकिन अगर वो इक्विटी ट्रांजैक्शन है, जवाब दो, तो वो इक्विटी में पड़ा रहेगा और उसका कोई फेयर वैल्यू मूवमेंट नहीं होगा, उसमें कोई मूवमेंट होता ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग है, नो मूवमेंट इन एन इक्विटी ट्रांजैक्शन इज अलाउड। एकदम सेम चीज मैं बोल रहा हूं, ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अभी बोला मैं नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऑप्शन फ्यूचर नहीं है, सिंपल हमने तुमको 100 करोड़ रुपया दिया और तुम मेरे को मेरी कंपनी का वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर दोगे अगर, तो फिनेंशियल एसेट है मेरी बुक्स में। फिक्स्ड नंबर ऑफ मेरा ओन इक्विटी शेयर दोगे अगर, तो इक्विटी ट्रांजैक्शन। मजा आया पढ़ करके? जबरदस्त है। एक बार मैं 5 को फिर से बोल, अच्छा 6 बोल दो, फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा। अब है ए फिनेंशियल एसेट is a derivative contract. Repeat, a financial asset is a derivative contract. पर उसका पैराग्राफ वर्डिंग मेरे को ध्यान नहीं रहता, कॉन्सेप्ट ध्यान रहता है। Which will be settled other than by exchange of a fixed amount of cash for fixed number of our own equity shares. मैं बोलूंगा, बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है। हम क्या बोले, फिर से बोलो, अ फिनेंशियल एसेट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे मैं इजी करता हूं, पहले उसको लैंग्वेज को छोड़ो। अ फिनेंशियल एसेट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी सेटल्ड अदर देन फिक्स्ड टू फिक्स्ड बेसिस। क्या बोला? अदर देन फिक्स्ड टू फिक्स्ड बेसिस। अच्छा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि तुमको कितना पैसा, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट तो समझते हो ना क्या होता है। तो अब इसमें क्या है कि जो रुपया देंगे, माने इसमें क्या है, एक लेग भी अगर वेरिएबल है, एक लेग भी,
इसमें दोनों लेग खुला हुआ है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर में हम आपको रुपया देंगे, से हम आपको रुपया देंगे और आप हमको मेरा कंपनी का शेयर देंगे। ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट में हम आपको रुपया दे चुके थे और आप हमको मेरी कंपनी का शेयर देने वाले थे। मुझे ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो हम आपको रुपया देंगे और आप हमको मेरी कंपनी का शेयर देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अगर ये फिक्स है कि हम आपको 100 करोड़ रुपया देंगे फ्यूचर में और आप हमको कितना शेयर देंगे वो फिक्स नहीं है, तो एक लेग वेरिएबल हो गया। या फिर ऐसा हुआ आप हमको कितना शेयर देंगे वो फिक्स्ड है, लेकिन हम आपको कितना रुपया देंगे वो फिक्स्ड नहीं है। या फिर दोनों ही वेरिएबल, आप हमको कितना शेयर देंगे वो भी फिक्स्ड नहीं है और हम आपको कितना रुपया देंगे वो भी फिक्स्ड नहीं है। नहीं समझे बात को? दोनों चीज अगर फिक्स्ड टू फिक्स्ड हुआ, ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, वेयर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश विल बी पेड फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ, इसको इजी कर दिए, a derivative contract which will be settled by giving a fixed amount of cash for fixed number of our own equity share is an equity transaction। सुन पाए क्या बोले? हम फिक्स्ड रुपया देंगे और तुम फिक्स्ड कैश, फिक्स्ड नंबर ऑफ मेरा ओन इक्विटी शेयर देगा, देन इट्स एन इक्विटी ट्रांजैक्शन। और एक भी लेग इसमें वेरिएबल हुआ तो इट विल बी कॉल्ड अ फाइनेंशियल एसेट।